रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक अहम खबर से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बिलावल अब बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। कहते हैं 30 नवंबर को मुल्तान के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और अपनी सियासी सरगर्मियां घर से जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने आवाम से अपील की कि कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क पहने। बिलावल भुट्टो के 5 सिक्योरिटी और अमले के दीगर अरकान भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। बिलावल हाउस में काम करने वाले दीगर मुलाजमीन को भी कोरोना की अलामात हैं, जिसके बाद तमाम के टेस्ट किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बहन बख्तावर की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। ये तकरीब बरोज जुमा बिलावल हाउस में होगी। आसिफ अली जरदारी निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं और मंगनी की तकरीब में कुछ देर के लिए शिरकत करेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर ट्वीट में कहा कि अल्लाह ताला बिलावल को शिफाए कामला अता फरमाए। बिलावल समेत तमाम कोरोना मरीजों के लिए दुआ गो हूँ। शिबली फराज ने कहा कि कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियात लाजिम है। कोरोना लीडर्स और आवाम में कोई तफरीक नहीं करता। ऑपोजिशन लीडर्स एक दूसरे की सेहत और आवाम का ख्याल रखें। शहबाज गिल कहते हैं बिलावल ने खुद को कोरोना की वजह से ही करंटीना कर लिया। अपनी जान की हिफाजत आपका हक है, यही हक आम आवाम का भी है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि आवाम की जानें जानबूझकर खतरे में डाली जा रही हैं। जाली लीडर जलसे करके आवाम की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी जान की हिफाजत बिलावल भुट्टो जरदारी का हक है, तो यही हक आम आवाम का भी है। बुलेटिन में बात करेंगे फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शरीफ खानदान मर्ग पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। बड़े मौके आएंगे फिर जलसे कर लें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कोरोना अपोजिशन को देख रहा है, ना हुकूमत को। ये वाहिद वबा है जो यकसा सब पर लागू है। कानून का सब पर यकसा इत्तलाक हो न हो, लेकिन वबा ने किसी में तफरीक नहीं की। शरीफ खानदान मर्ग पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। उस्मान बुज़दार साहब जो कहते हैं वो करते हैं, वो वादे नहीं करते, वो अमल करते हैं। और ये मंसूबा उस अमल का हसीन शाहकार है। ये मंसूबा इस बात की हकीकत बयान कर रहा है कि पहले उन मंसूबों में लागत के अंदर इस तरह का बजट रख दिया जाता था जो ज़ाती मार्केटिंग के लिए, शोबाजी के लिए इस्तेमाल होता था। ये वाहिद मंसूबा इस वक्त जो लाहौर के अंदर इनागुरेट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जिसने लागत और सेट बजट को बढ़ाए बगैर उसमें 13 करोड़ की बचत की है। यहाँ ओवर एक्सपेंडिचर होते रहे, मंसूबों पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बनती रही और वो लागत जो थी उससे डबल लागत से मंसूबे मुकम्मल होते रहे। ये है वो शफाफियत, ये है वो गुड गवर्नेंस, ये है जो क्वालिटी परफॉर्मेंस जो इमरान खान ने इस कौम से वादा किया था। हमने ना सिर्फ कौम का वक्त बचाया है बल्कि इस मंसूबे से कौम के वसाइल बचाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़रा फिरदौस आशिक अवान और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला कहते हैं लाहौर शहर की तामीर और तरक्की पर पूरी तवज्जो है, नए मंसूबे भी शुरू कर रहे हैं, मज़ीद सहूलतें फराहम करेंगे। रिपोर्ट देखिए अली तारिक की।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سینٹر پوائنٹ گلبرگ آمد، فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی افتتاح میں تختی کی نقاب کشائی کی اور دعائے خیر کی، اور کہا کہ حکومت نے شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے 13 کروڑ روپے کی بچت کی۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے ایم عالم روڈ اور کیولری گراؤنڈ کی طرف جانے والی ٹریفک میں روانی آئے گی۔ لال شہباز قلندر انڈر پاس سے روزانہ تقریباً 1 لاکھ شہری مستفید ہوں گے۔ ایندھن کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارشی پانی کے اخراج کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ افتتاح کے دوران وزیر اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ منصوبے کو عظیم صوفی لال شہباز قلندر کے نام سے منسوب کیا ہے۔ تعمیراتی لاگت میں 13 کروڑ روپے کی بچت کا کریڈٹ موجودہ حکومت کی شفاف پالیسیز کو جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر انڈر پاس دونوں اطراف 2 لین پر مشتمل ہے۔ لاہور کے شہریوں کو مزید سہولتوں کی فراہمی کے لیے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ جنسی تشدد اور زیادتی کے خلاف قانون سازی کے اہم معاملے پر کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے 2 نئے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کے زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں اینٹی ریپ اور کرمنل لا ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ آرڈیننس کے مسودے میں کہا گیا کہ زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کیے جائیں گے۔ متاثرین کے طبی معائنے میں غیر انسانی طریقہ کار اپنانے نہیں دیا جائے گا۔ زیادتی مقدمات پر ٹرائل ان کیمرہ ہوں گے۔ تحقیقات اور ٹرائل میں جدید آلات کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ متاثرین کو لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی کے تحت قانونی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خصوصی عدالتوں کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ ڈی پی اوز کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹیاں تحقیقات کریں گی۔ جنسی تشدد کرانے والوں کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے رجسٹر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت جاری کی ہیں کہ گھر کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے لینے والوں پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حکومت کا مقصد بے گھر لوگوں کے لیے اپنی چھت مہیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں، نئے کنیکشنز دینے میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ بجلی کنیکشنز کے این او سیز اور منظوری کے طریقہ کار کو سہل بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ گھروں کے لیے قرض کے خواہش مند شہریوں کو آسانیاں اور سہولتیں مہیا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف یوٹیلیٹی سروسز کے لیے منظوریوں کے طویل مراحل کو آسان بنانا چاہیے۔ مروجہ طریقہ کار تعمیراتی شعبے کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو براہ راست بات کرنے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور چودھری برادران کی لاہور میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شجاعت حسین سے کہا، آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، مجھے بھی پرویز الہی کی طرح سمجھیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ لگتا ہے دائیں بائیں کے لوگ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچاتے، آپ پرویز الہی سے براہ راست بات کر لیا کریں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ چودھری صاحب فکر نہ کریں، مل کر کام کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ آپ گھر پر آئیں، ہمارا کوئی گلہ شکوہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا، 5 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں پھنسانے کے لیے ایسی حکومت لائی جاتی ہے، ملک کی معیشت اور زراعت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، اب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا جائے گا، تب تک ایک قوم نہیں بن سکتی۔ سندھ کے وسائل پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، 18ویں ترمیم کا حق چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم نے برصغیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کی کالونی ہے تو میں آج اس عظیم الشان جلسے کے ذریعے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کی جا رہی ہے، دنیا میں ہمارا اسلامی تعارف ختم کیا جا رہا ہے، اسلام کی خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں وہ بھلا پاکستان کا انکار کریں،
वो भला पाकिस्तान की आइन का इनकार करें, लेकिन उनको पाकिस्तान में इज्जत व वक़ार दो। मैं अब भी कहना चाहता हूं, हम ये भी जानते हैं कि 18वीं तरमीम को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं और मौजूदा नाजायज हुकूमत ये एजेंडा भी लेकर आई है कि 18वीं तरमीम में दोबारा तब्दीली की जाए। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि सूबों को जो हुकूक दिए गए हैं, दिए हुए हुकूक में से एक हक भी हम किसी को छीनने की इजाजत नहीं देते। मरियम नवाज कहती हैं, मुल्तान जलसे में शिरकत करूंगी। वालिद साहब ने जाती रंजो गम भूलकर जलसे में शिरकत की हिदायत की है। दुख और गम अपनी जगह पर, मगर इस वक्त कौमी जदोजहद कर रहे हैं। ये जदोजहद हमारी जाती नहीं बल्कि कौमी है, इसी नतीजे अखेज बनाना है। मरियम नवाज कहती हैं, शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। हमजा शहबाज को भी उसी बात की सजा दी जा रही है जिस तरह के मुल्क के हालात हो चुके हैं। इसमें हुकूमत का जाना बनता है। हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। गैस का बहरान आने वाला है। बिजली के बिल 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं। आज इसराइल को तस्लीम करने की भी बातें हो रही हैं, जबकि कश्मीर का आप मुकदमा हार चुके हैं। वजीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के मामले पर काबीना की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बस्तार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई 27 नवंबर दोपहर 2 बजे होगी। पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए 5 रोज के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दी थी। काबीना मेंबरान से मंजूरी के बाद समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल की गई थी। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहाई न मिलने की मजम्मत की है। कहती हैं, इमरान खान सिलेक्टेड के साथ साथ बेहिस और जालिम भी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वजीर आजम ये देखने लाहौर आए थे कि शहबाज शरीफ को जेल में सहूलतें तो नहीं मिल रही। ये है सिलेक्टेड टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। उसको कोई सरोकार नहीं कि आज अवाम का आटा चीनी चोरी हो गया है, आज अवाम के पास रोटी नहीं है, आज मईशत तबाह हो गई है, आज रोजगार तबाह हो गया है। जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के, उसमें से 1 घर और 1 नौकरी नहीं मिला। कोई सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ एक है कि कहीं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पे रिहा तो नहीं कर दिया। आपने जो करना है करें, 2.5 साल से जो आप कर रहे हैं करें। ना आपके खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद होगा, ना आपके खिलाफ जो अवाम ने फैसला सुना दिया है वो बंद होगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कमी आएगी इंशाल्लाह, बल्कि ये तहरीक और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और शहबाज शरीफ को अपनी वालदा की वफात पर, हमजा शहबाज को उनकी दादी की वफात पर आप पेरोल पे रिहा करें ना करें, मईशत मनफी 0.4% से बढ़ेगी नहीं। रोजगार पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलेगा। आटा चीनी चोरी होना बंद नहीं होगा। और मुल्क के अंदर जो आपकी नाअहली, नालायकी और करप्शन की वजह से हर शोबा तबाह हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए 220 जजायर को सियाहती मराकज में बदलने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत इजलास में 220 जजायर को सियाहती मराकज में बदलने का फैसला किया गया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची के करीब जजायर को सियाहत के फरोग में इस्तेमाल किया जाएगा। मनसूबा CDA बनाएगा जिसकी मालियाती मंजूरी सूबाई काबीना देगी। 394 एकड़ पर मुहित 220 जजायर ठट्ठा की 120 किलोमीटर साहली पट्टी पर वाक़ई है। मूजी वायरस की बात करें कि लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया है। 24 घंटों में मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,843 हो गई। मजीद 3,306 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,86,198 हो गई। 3,34,000
392 मरीज सेहतयाब हो चुके, 44,000 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 40 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,923, बलूचिस्तान में 165, आज़ाद कश्मीर में 152 और इस्लामाबाद में 297 मरीज इंतकाल कर चुके। पंजाब में 1,16,506, सिंध में 1,67,381, बलूचिस्तान में 16,942, इस्लामाबाद में 28,555, आज़ाद कश्मीर में 6,403 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,30,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,09,00,000 हो गई। 4,22,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,68,262, ब्राजील में 1,70,800, भारत में 1,35,261, मैक्सिको में 1,03,600, रूस में 38,000, फ्रांस में 50,500, अफगानिस्तान में 1,700 और सऊदी अरब में 5,825 अमवात हो चुकी हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि मंडी बाहुद्दीन ने करीबी इलाके मांगट में शादी हॉल्स में SOPs की धज्जियां बखेर दी गई हैं। हॉल के अंदर शादी की तकरीब में 700 से ज्यादा अफराद की शिरकत। आपको बता रहे हैं कि शादी की तकरीब में समाजी फासला रखा गया, ना ही मास्क पहनाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारा, 70,000 रुपए जुर्माना किया और फिर भी बगैर SOPs शादी की तकरीब जारी रही। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आपको बताते चलें कि मंडी बहाउद्दीन करीबी इलाके मांगट में शादी हॉल्स में SOPs की धज्जियां बिखेर दी हैं। हॉल के अंदर शादी की तकरीब में 700 से ज्यादा अफराद की शिरकत देखने में आई है। मजीद बात करते हैं इसी हवाले से हमारे टीवी टुडे के नुमाइंदे मुदस्सर अवान से। मुदस्सर अवान, ये बताइएगा कि जुर्माने के अलावा और क्या कार्रवाई की गई है? हाँ जी बिल्कुल जिले में ये मंडी बहाउद्दीन का नवा इलाका मांगट है, जहाँ पर निजी मैरिज हॉल ने जो है वो पंजाब हुकूमत के अहकामात की जो है धज्जियां उड़ा दी हैं। मंडी यहाँ पे मैरिज हॉल में इंडोर शादी की जो तकरीबात है वो जारी है, जिसमें तकरीबन 700 से ज्यादा अफराद जो है वो शरीक है। पाबंदी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने मैरिज हॉल के अंदर शादी में यहाँ पे शिरकत की है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके कोरोना वायरस की वजह से पंजाब हुकूमत की तरफ से इंडोर शादी पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि आउटडोर जो तकरीबात है उसमें भी सिर्फ 300 अफराद की जो शिरकत की इजाजत है वो दी गई है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। मंडी बहाउद्दीन का ये निजी मैरिज हॉल है जहाँ पे इंडोर शादी की तकरीबात जो है वो जारी है, जिसके अंदर बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पे इतला मिलती है, जो असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ नवाज है वो मौके पर पहुंचे और मैरिज हॉल को जो है वो भारी जुर्माना भी किया है। असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना था, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि खिलाफ वर्जी की इजाजत जो है वो किसी को नहीं दी जाएगी और पंजाब हुकूमत के एक अहकामात पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात जो है ये है वो जिले में काबिले जिक्र है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने जब जुर्माना किया है तो जुर्माना करने के बाद वो फौरन वहां से रवाना हो गए हैं और उसके बाद जो तकरीबात की जो तकरीबात है शादी की वो दोबारा शुरू हो गई है। उसको रोका नहीं गया, ना ही उसको इंडोर से जो है वो बाहर शिफ्ट किया गया है। कार्रवाई सिर्फ यहाँ तक थी कि उनको जुर्माना अदा कर दिया गया, किसी भी शादी में जो अहले खाना थे या जो तकरीब में मौजूद थे किसी को हिरासत में नहीं लिया गया? जी नहीं बिल्कुल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। जब असिस्टेंट कमिश्नर से हमारी बात हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने कहा है हमने इनको जुर्माना कर दिया और जुर्माना करने के बाद फौरन मौके से वहां से जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो चले गए और जो शादी की तकरीबात है वो दोबारा इंडोर ही शुरू हो गई थी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपने कहा कि मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई, लेकिन जुर्माना अदा करने के बाद पुलिस फौरन रवाना हो गई और मजीद शादी की तकरीब उसी तरीके से जारी रही। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ओपोजिशन के गुलाम मोहम्मद 8 अरकान की हिमायत हासिल कर सके। PTI के 4 हिज़्ब इख्तिलाफ के 1 वोट मुस्तरद हो गए।
गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए पोलिंग हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के अमजद अली जैदी और अपोजिशन के गुलाम मोहम्मद में मुकाबला हुआ। अमजद अली जैदी 18 वोट लेकर स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली मुंतखब हो गए। पोलिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद अली जैदी के 4 वोट मुस्तरद हुए, जबकि अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद का 1 वोट मुस्तरद हुआ। अमजद अली जैदी के 18 वोट के मुकाबले में अपोजिशन के उम्मीदवार को 8 वोट मिले। तो दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान का अगला वजीर आला कौन होगा? सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशावरत का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के लिए 2 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनमें बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतेहुल्लाह खान शामिल हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नामजदगी की हतमी मंजूरी देंगे। 21 मेंबरान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि असम्बली में 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट समेत 4 अरकान के साथ पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है। PTI की इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 जनरल नशिस्त है, जबकि PTI से मुआहदे के तहत मिलने वाली खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त और 1 टेक्नोक्रेट समेत इसकी नशिस्तों की तादाद 3 है। मुस्लिम लीग नून की भी 2 जनरल और खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त के साथ कुल नशिस्तों की 2 तादाद है वो 3 है। जमीयत उलमा इस्लाम की 1 नशिस्त है, जबकि अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखने का फैसला करने वाला 1 आज़ाद रुकन भी असम्बली का हिस्सा है। आपको बताएं कि खजदार में नामालूम अफराद की फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक, गोलियां लगने से अहमद अली मोसियानी और उसका नौजवान बेटा सईद अहमद मोसियानी मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का पेश खेमा लगता है। आपको अपडेट कर रही हैं एक अहम खबर से। खजदार से आपको अपडेट करें, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक, गोलियां लगने से अहमद अली मोसियानी और उसका नौजवान बेटा सईद अहमद मोसियानी मौका पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। आपको बताएं कि वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। नौजवान बेटा फायरिंग लगने से जाँ बहक हो गया। आपको बताते चलें कि खजदार में नामालूम अफराद की फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक, गोलियां लगने से अहमद अली मोसियानी और उसका नौजवान बेटा सईद अहमद मोसियानी मौके पर ही दम तोड़ गए। अब आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे के लिए तामीराती काम के डिजाइन की मंजूरी न देने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत उज़्मा के बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे से मुत्तल्लिक केस की समाअत की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम रहता है। FWO ने ताहाल काम क्यों नहीं शुरू किया, जिस पर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बताया उन्होंने सर्कुलर रेलवे के लिए तामीराती काम का डिजाइन बना कर दिया था, लेकिन इस डिजाइन की मंजूरी नहीं दी गई थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के इस्तफसार पर DG FW ने बताया कि सिंध हुकूमत ने मंजूरी देनी थी, जो ताहाल नहीं दी गई। अदालत ने सूबाई हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, जबकि आइंदा समाअत पर वज़ीर आला सिंध को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कराची के ताजिरों ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर हुकूमती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार करते हुए कराची की ताजिर तंजीमों ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ताजिरों का कहना है कि कारोबार के हवाले से तयशुदा औकात कार नाकाबिल कबूल हैं। हुकूमत औकात कार तब्दील करके सुबह 10 से रात के 8 बजे तक करे। अगर मुतालिबा ना माने तो हमारा आइंदा का लाए अमल सख्त होगा। पूरे मुल्क में कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने के अहकामात हैं, लेकिन सिंध हुकूमत तासुब पर मबनी फैसले कर रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत अदालत ने नुसरत शहबाज, बेटे सुलेमान, बेटी राबिया और इमरान और दामाद हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया है।
एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। जज एहतसाब अदालत ने कहा है कि 30 दिन मुकम्मल हो गए, मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। तमाम मुल्जिमान को बज़रिया इश्तिहार भी तलब किया गया, लेकिन पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज ने गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज बेटे सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को भी इश्तिहारी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ चल रहे हैं, इत्तेहाद टूटने वाला नहीं, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि चौधरी शुजात की तीमारदारी वज़ीर आज़म इमरान खान का मस्बत इक़दाम है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से मुतालिक बात करते हुए कहा कि कश्मीर में भारत ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी है। कश्मीर के मसले पर किसी सियासी जमात का इख्तलाफ नहीं है। चौधरी सरवर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वालिदा की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस चीज के हक में हूं कि कानून के तहत जो सहूलत हो वो देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत किसी के जनाजे पर सियासत नहीं बल्कि संजीदगी का मुजाहरा करे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिन लोगों का कोरोना मस्बत आया, क्या हुकूमत के पास डेटा है, क्या वो जलसों में मुतासिर हुए? उन्होंने कहा कि हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है जिसके दावों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत को कोरोना के मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि सियासत को दुश्मनी में ले जाएं तो अखलाकियात खत्म हो जाती हैं। हमारा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ को 2 हफ्तों का पेरोल दिया जाए। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और पूरे मुल्क से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए जलसे में शिरकत करेंगे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो को जल्द सेहतियाब करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत को जनवरी से आगे नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में हुकूमत का किरदार नजर आना चाहिए। हुकूमत जलसों के हवाले से सिर्फ अपोजिशन पर दबाव डाल रही है। कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए नहीं, कानून की कमजोरी की बात होती है। बताया जाए कौन मजबूत करेगा। हुकूमत ड्राइविंग फोर्स है कि जिम्मेदारी हुकूमत की ही होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़रा का रवैया तब और स्पीकर का अच्छा होता है। ये हुकूमत का तरीका है। हुकूमती कमेटियों में ना जाने की वजह हुकूमत को घर भेजना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि स्पीकर खुद जानिबदारी का मुजाहिरा करते हैं। उनके इजलासों में गैर मुंतखब अरकान होते हैं। पेशावर जलसे में पाबंदी नहीं लगाई गई लेकिन रास्ते रोके गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं पीडीएम रहनुमा रियासती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी नौजवान उस्मान डार का कहना था कि कोरोना की पहली लहर में कोरोना पर काबू पाने की पॉलिसी को सराहा गया और हुकूमत आज भी कोरोना से निपटने के इक़दामात पर अमल के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात लाजमी है और इसके लिए हर शख्स को जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मुल्तान जलसे से मुतालिक हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जबकि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसों से रोका, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि उस्मान डार ने मुल्तान में हुकूमती अहकामात फाड़ दिए गए। अब अगर पीडीएम रहनुमाओं ने SOPs की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारियां होंगी। पीडीएम रहनुमा रियासती रिट को चैलेंज कर रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, जबकि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हर दौरे हुकूमत में हुई है। ताहम बहुत जल्द महंगाई में कमी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी और पीडीएम के गिरफ्तार रहनुमाओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुल्तान में इलाकाई मजिस्ट्रेट जवाद जफर ने रिहाई का हुक्म दिया है। पुलिस ने पीपल्स पार्टी की जानिब से बगैर इजाजत रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा रिजवान, डिविजनल सदर खालिद लोधी को भी मुकदमे में नामजद किया गया। और अब कुछ बात मौसम के हवाले से।
موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش سے خشکی ختم اور سردی میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائے سندھ میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا شدید سردی کے لپیٹ میں رہیں گے، جبکہ شمالی بلوچستان کے پہاڑی علاقے سرد ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ساہیوال اور گرد و نواح میں شدید دھند کے باعث صبح نگاہ چند میٹر تک محدود ہو گئی تھی۔ فیصل آباد روڈ اور جی ٹی روڈ پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ بدعنوانی کا جائزہ لینے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھارت کو ایشیا کا کرپٹ ترین ملک قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بر اعظم ایشیا میں سب سے زیادہ 39% بدعنوانی بھارت میں پائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 46% بھارتی سرکاری اداروں میں کام کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ رشوت ادا کرنے والے لوگوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بتایا کہ رشوت دیے بغیر بھارت میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 17 ایشیائی ممالک کے 20,000 افراد سے سروے کیا گیا، جس میں معلوم ہوا کہ سب سے کم رشوت ستانی والے ممالک میں جاپان اور مالدیپ شامل ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ کی حمایت پر ایران پر حملے کو ممکن بنانے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ اگلے 2 ماہ میں ایران پر حملہ کر دے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جلد ہی سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت کے آخری ایام میں ایران پر بھرپور حملہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایران کی جوہری تنصیبات کا ہدف بنایا جائے گا۔ اسرائیلی حکام نے آئندہ ہفتوں کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے گزشتہ اتوار کو ایک خفیہ ملاقات کی تھی، جس میں ایران کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے اس خفیہ ملاقات کے دوران امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو نے مشرق وسطی کا بھی دورہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ترقی پذیر ممالک کے شہریوں پر مزید سخت پابندیاں عائد کرتے ہوئے ویزے کا حصول انتہائی مشکل بنا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد نئی پابندیوں کے مطابق بی ٹائپ ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو $15,000 کا بانڈ جمع کرانا ہوگا، جو اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ امریکی ویزا حاصل کرنے والا شخص اپنے سفر کی میعاد پوری ہونے کے بعد واپس آنے اور بصورت دیگر یہ رقم ضبط ہوگی اور اس کو سخت کارروائی کو سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ نے جن ممالک کے لیے اپنی ویزا پالیسیاں سخت کی ہیں، اس کی زد میں بیشتر افریقی ممالک، میانمار، افغانستان اور ایران آئیں گے۔ ان نئی پابندیوں کے اطلاق سے ان ممالک کے شہریوں کو ڈی پورٹ کرنے کے موقع پر اخراجات کم ہوں گے۔ امریکہ میں ان نئے امیگریشن قوانین کا اطلاق آئندہ ماہ 24 دسمبر سے لاگو ہوگا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جرمنی میں چانسلر اینگلا مرکل کے دفتر سے ایک شخص نے گاڑی ٹکرا دی۔ ایک گاڑی کی سائٹ پر جرمن چانسلر کے خلاف نعرے درج تھے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے دفتر سے گاڑی ٹکرانے سے عمارت کے مرکزی دروازے کا ایک حصہ متاثر ہوا، جبکہ گاڑی زور سے ٹکرانے کے سبب ڈرائیور شدید زخمی ہوا، جسے طبی امداد فراہم کرنے کے بعد حکام نے تحویل میں لے لیا۔ جرمن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اور مزید تفتیش کی جائے گی۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں، چین کے صدر شی جن پنگ نے بالآخر نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو انتخابی کامیابی پر مبارکباد دے دی۔ جی ہاں، چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دونوں ملک عالمی امن و ترقی کے فروغ کے لیے کشیدگی یا محاذ آرائی سے گریز کریں، باہمی احترام کے پاسداری کریں، جو کہ باہمی مفاد پر مبنی تعاون کی روح ہے۔ چین اور امریکہ کے مابین تعلقات بہتر بنانے کے بھی خواہاں ہیں۔ اور اب خبریں کھیلوں کے میدان سے۔
سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ پہنچتے ہی پہلی کووڈ ٹیسٹنگ میں 6 پاکستانی کرکٹرز کو رپورٹس مثبت آ گئی ہیں۔ لاہور سے روانگی کے وقت تمام اسکواڈ کے ٹیسٹ منفی آئے تھے۔ نیوزی لینڈ کے محکمہ صحت نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر پاکستانی اسکواڈ کو آخری وارننگ دے دی۔ پاکستانی اسکواڈ کے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچنے کے بعد کرائسٹ چرچ میں پہلی ٹیسٹنگ بدھ کو ہوئی تھی۔ متاثرہ کھلاڑیوں کو اپنے اپنے کمروں میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستان کھلاڑیوں کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ نیوزی لینڈ کے محکمہ صحت نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر پاکستانی اسکواڈ کو آخری وارننگ دے دی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کیویز بورڈ نے قوانین کے مطابق مثبت آنے والوں کے نام نہیں بتائے۔ PCB میزبان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ لیجنڈ فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مقصد میراڈونا کی موت کا سبب جاننا ہے۔ ارجنٹائن کے سرکاری وکیل کے مطابق میراڈونا کا پوسٹ مارٹم کا مقصد موت کا سبب جاننا ہے کہ کیا واقعی موت کی وجہ طبی محرکات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدارتی محل کا کہنا ہے کہ میراڈونا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی میت کو دارالحکومت بیونس آئرس کے صدارتی محل میں 3 روز تک رکھا جائے گا۔ اور اب خبریں انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے۔ زندہ ہوں کچھ نہیں ہوا، انتقال کی خبریں من گھڑت ہیں۔ گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سوشل میڈیا پر ان کے انتقال کی خبروں پر بھڑک اٹھے، کہا چاہنے والوں کی جانب سے دعاؤں کا شکریہ۔ انہوں نے مزید اور کیا کہا، یا